वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए, आपका क्लास आज शुरू हो गया। मिशन 50 IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ध्यान होगा। बीपीएससी TRE 4 स्पेशल आपको फोकस किया जा रहा है यहाँ पर 71st बीपीएससी को, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आप अगर आपका रुझान है तो वहाँ पर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन से, उन सभी एस्पेक्ट को यहाँ पर हम जारी करेंगे, यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। देखने सभी का स्वागत है। अजीत कुमार, ठीक है, मणिमाला, प्रियंका, मुन्नी, सभी का स्वागत है। ध्यान रखिएगा, हमने जो भी लास्ट कराया था सेशन, लास्ट सेशन क्या था? मौलिक मौलिक कर्तव्य मैंने शुरू किया, उसका लास्ट सेशन क्या था? मौलिक डीपीएसपी। डीपीएसपी खत्म हुआ था। डीपीएसपी से संबंधित अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। 36 से 51 तक में अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछेंगे, लेकिन हाँ, आर्टिकल 36 से 51 में क्या लिखा गया है, उसका भाषा क्या है या प्रावधान क्या किया गया है, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। अगर कॉन्सेप्चुअल में कोई दिक्कत है, 25वें संविधान संशोधन में दिक्कत है, 42वें संविधान संशोधन में दिक्कत है, डीपीएसपी और फंडामेंटल एक्ट का जो इशू है, केस स्टडी में दिक्कत है, वहां पूछ सकते हैं, ध्यान रखना है। चलिए, अब आपके साथ हम शुरू करते हैं ये क्लास। मौलिक कर्तव्य की चर्चा हमने की थी। मौलिक कर्तव्य क्या है मैंने बताया था कि जिस प्रकार अधिकार होते हैं उसी प्रकार कर्तव्य भी होते हैं नागरिक के। अगर सरकार आपको अधिकार प्रदान की है तो सरकार आपसे उम्मीद करती है कि आपके भी राष्ट्र के लिए, आपका भी राष्ट्र के लिए कुछ कर्तव्य होगा। तो यहाँ पर इससे पहले चर्चा नहीं, किसी भी संविधान में कर्तव्य की चर्चा नहीं है। एकमात्र जापान का संविधान था जहां पर कर्तव्य का प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान में कर्तव्यों की चर्चा नहीं की गई थी, उसको नैतिक कर्तव्य के रूप में नागरिकों के पास ऐसे ही अप्रत्यक्ष छोड़ा गया था। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यहाँ पर इसको जोड़ा जाता है। आवाज पहुंच रही है आप तक ना? एक बार अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो पता चलेगा फिर से दोबारा भाषण देना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि मौलिक के कर्तव्यों में जो इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो इंदिरा गांधी की सरकार में समाजवादी प्रभाव अधिक देखा गया। समाजवादी प्रभाव से ये लोग, इस सरकार में जो लोग थे या खासकर ब्यूरोक्रेसी था, उनका मानना था कि नागरिकों को सिर्फ अधिकार देने से ज्यादा अच्छा है कि अधिकार तो उनको मिले, लेकिन नागरिकों को ये भी भान होना चाहिए कि राष्ट्र के लिए उनका कुछ कर्तव्य भी है और कर्तव्य का भी उनको निर्वहन करना चाहिए। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इस सुझाव दिया सरकार को कि हमें क्या करना चाहिए, समाजवादी लक्ष्यों को भी कर्तव्यों के रूप में हमको शामिल करना चाहिए। नागरिकों के 8 कर्तव्यों की उन्होंने अनुशंसा की थी, जबकि सरकार ने 10 कर्तव्यों को जोड़ा। अब यहाँ पर कर्तव्य की चर्चा क्यों करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी सरकार या सरकार का ये मानना था कि नागरिक अधिकार, अगर नागरिकों का अधिकार का हनन होता है तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए जो उनका कर्तव्य है उसके लिए उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। तो नागरिकों को नैतिक बाध्यता के रूप में कर्तव्य डाला गया। ये बोला गया कि आप स्वच्छंद रहिएगा, आपको उसके लिए दिक्कत नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न वादों में से झंडा फहराने का जो नियम है, झंडा समिति का जो गठन किया गया, झंडा फहराने का जो आदर्श है, आदर्श ध्वज संहिता जो लाया गया, तो कुछ ऐसे कर्तव्य है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया था, नागरिक को दंडित भी करने का प्रावधान किया था। तो ध्यान रखिएगा, हमारे जो कर्तव्य है वो स्वच्छंद नहीं है। कुछ ऐसे कर्तव्य है जिसको हमको राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में मानना पड़ता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ठीक है, तिरंगा झंडा को फहराने की चर्चा। जब से राष्ट्रगान हो तो आपको वहां पर खड़ा होने की उपस्थित होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप दिव्यांग श्रेणी में है तो चलिए क्षम में है, लेकिन अगर आप सक्षम है, अगर आप स्वस्थ है, तो जानबूझ के राष्ट्रगान जब चल रहा है तो आपको बैठने की अनुमति नहीं देता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केस स्टडी है जो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा। आप अभी लिखिए मौलिक कर्तव्य, लिखिए आगे। नेक्स्ट, लास्ट क्या लिखवाया था? लास्ट आपको क्या लिखवाया था? मौलिक कर्तव्य क्या है, ठीक है, लिखिए इसमें, इसी में लिखिएगा, अभी लिखिएगा। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देश में, विश्व के सभी लोकतांत्रिक देश में, विश्व, उसी का पॉइंट अभी है, कल थोड़ा ही लिखवा पाया था। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देश में, सभी लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकारों का तो वर्णन है, मौलिक अधिकारों का तो वर्णन है। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकारों का तो वर्णन है, परंतु मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं किया गया है, परंतु मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं किया गया है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। इसी में लिखिएगा, उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान ने अधिकारों की चर्चा की। उदाहरण के लिए अमेरिकी सरकार ने, सॉरी, अमेरिकी संविधान कीजिएगा, अमेरिकी संविधान ने अधिकारों की चर्चा की परंतु कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान ने अधिकारों की चर्चा की परंतु कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया,
परंतु कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया, कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया। वहीं वहीं समाजवादी राष्ट्रों ने समाजवादी राष्ट्रों ने आरंभ से ही आरंभ से ही मौलिक कर्तव्यों का समाजवादी राष्ट्रों ने आरंभ से ही मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख उल्लेख अपने संविधान में किया है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अपने संविधान में किया है। जैसे सोवियत संघ, अब रसिया है ना, जैसे सोवियत संघ, यूएसएसआर का नाम सुना है आपने? यूएसएसआर यही टूटेगा। कब टूटेगा? शीत युद्ध के बाद टूटेगा ना। कब टूटेगा? ईयर बताओ। 91 के बाद, ठीक है, 1990 91 में टूटता है, 1991 में टूटता है। और यही टूटता है, क्यों टूटता है? अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े होगे तो पढ़े होगे ना कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त क्या है? रसिया का जो अंतिम सरकार था, मिखाइल गोर्बाचोवा का नाम सुना है आपने? तो मिखाइल गोर्बाचोवा जब सोवियत संघ यूनियन के प्रधानमंत्री बनते हैं, आप ही का इंतजार था, ठीक है, तो मिखाइल गोर्बाचोव क्या करते हैं, दो चीज लाते हैं, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्रोइका मतलब होता है पुनर्गठन, और ग्लासनोस्त मतलब है सुधार। तो देश का सुधार करना चाहते हैं। देश के सुधार के क्रम में क्या हुआ, सोवियत यूनियन यूएसएसआर टूट गया, क्योंकि पूंजीवादी राष्ट्र भीड़ पड़े। क्योंकि सुधार मतलब क्या, पूंजीवादी सुधार। तो कुछ वहां पर पूंजीवादी मतलब एलपीजी जो है, वैश्वीकरण, निजीकरण और जो हम उदारीकरण की चर्चा करते हैं, उस सुधारों को किसने, मिखाइल गोर्बाचोव ने लागू कर दिया। इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे राष्ट्र, लैटविया, लिथुआनिया, जितना जो फिनलैंड देखेंगे, एस्टोनिया देखेंगे, जो हम बाल्टिक देश की चर्चा करते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि आपको और भी देश है, फिनलैंड का ये, उसको कौन सा देश बुलाता है, बाल्टिक देश तो आपको पता होगा। उसके बाद एक और कौन सा देश है उसके बगल में, बाल्कन तो बहुत नीचे है उसकी, बाल्कन तो टूटेगा ही। एक और देश है, मैं नाम भूल गया अभी, चलिए कोई नहीं, याद आ जाएगा, अपने आप बता देंगे। तो उन देशों ने क्या किया, उनको लगा कि हमको पूंजीवाद की तरफ जाएंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगा। तो लोग क्या किया कि यूएसएसआर से निकल के कहाँ टूट के कहाँ चले गए, अलग अलग देश बना दिया। इसी में लैटविया, लिथुआनिया, फिनलैंड और एस्टोनिया, चार देशों को बफर स्टेट घोषित कर दिया। किसने? अमेरिका ने। कि इस देशों पर अगर अटैक करेगा रसिया कभी भी फ्यूचर में, तो माना जाएगा कि हम पर अटैक किया है, तो युद्ध हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही पर मैं यहाँ बता रहा हूँ कि सोवियत संघ में क्या कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अब कर्तव्य में क्या है, तो बोला कि सोवियत समाजवादी राष्ट्र में क्या होता है, जितना जो भौतिक संसाधन है सबका समान वितरण की बात करते हैं। मतलब जितना जो सरकार की संपत्ति होगी वो सरकार की ही जनता में उसको बांटा जाता है। तो रसिया में क्या है, चाइना में क्या है, तुम्हारा निजी संपत्ति की अवधारणा वहां नहीं है। चाइना में एक दिन कम्युनिस्ट राष्ट्र है, चाइना एक दिन कह देगा कि ये हॉल, ये बिल्डिंग जो है खाली करो, ठीक है, तुमको नोटिस दिया गया, 2 दिन का समय दिया जाएगा, 2 दिन में नहीं खा लोगे, तीसरा दिन रातों रात बुलडोजर चला देगा, तुम सोए रहोगे, मर जाओगे, कोई क्लेम नहीं होगा। तो सोवियत राष्ट्र में है कि सरकार पावरफुल है, ठीक है, वहां पर जनता का अधिकार न के बराबर, कर्तव्य बहुत है, अधिकार है ही नहीं। सिर्फ कर्तव्यों की बात करेंगे, तुम्हारा कर्तव्य है इस हॉल को खाली करो, अधिकार नहीं है रहने का, ये वहां पर चलता है। जो लोकतांत्रिक देश है वहां पर अधिकार ज्यादा हावी है, कि हमारा ये राइट है हम लेंगे, कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो कर्तव्य के लिए यहाँ पर किया गया। तो यही विचारधारा यहाँ पर सरकार के पास आया कि बार बार नागरिक यहाँ अधिकार 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 कर रहा है, केस कर दे रहा है। तो नागरिक का अधिकार है तो कर्तव्य भी है। बिना कर्तव्य के अधिकार क्या है, शून्य है। अधिकार कर्तव्य को पूरक मान लिया गया और इसने क्या किया, इसको व्यवस्था कर दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि किसके प्रभाव में किया गया, तो समाजवादी राष्ट्रों के प्रभाव से ये किया गया है। और समाजवादी राष्ट्रों में क्या होता है, जो भौतिक संसाधन होता है उस पर किसका नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। यही कारण है कि अमेरिका में, सॉरी रसिया में बड़ा बड़ा उद्योग खूब बन गया। मतलब बड़ा बड़ा उद्योग बनाएंगे, वो पूंजीगत राष्ट्र है तो बहुत सारा उद्योग बना देंगे, भारी उद्योग का संख्या होगा बहुत। लेकिन साबुन तेल के लिए वो भीख मांगते थे, साबुन तेल नहीं बनाते थे। तो साबुन तेल छोटा छोटा वहां कारखाना मजदूर काम कर रहा है, उसको साबुन तेल तक कहाँ, तो पूंजीवादी राष्ट्र शेयर करता था। चाइना ने बहुत अच्छा सीख लिया, सोचा कि बड़का बड़का ही बना रहा है तो छोटका छोटका हम बना देते हैं। तो मान लो कि नट है, बोल्ट है, टूल्स है, चाहिए ना, तो उस सब का उत्पादन चाइना करने लगा। यही कारण है कि चाइना है छोटा छोटा चीज बनाता है, स्मॉल इंडस्ट्री का वहाँ सबसे बड़ा मार्केट है। वो तुम्हारे सामान, तो बेंच बना हुआ तो बेंच का नट बोल्ट से लेकर सब, मोबाइल है तो मोबाइल का जितना एसेसरीज होगा वो बनाएगा। तो उसमें वो आगे बढ़ गया।
और रसिया क्या हुआ, इसीलिए रसिया का विघटन हुआ कि वहां का लास्ट में ऐसा मंदी पड़ा, इतना वहां पर हाहाकार मच गया कि सारा तो अर्थव्यवस्था खड़ा कर दिया, लोहा का पूरा बुलंद दरवाजा बना दिया गया, लेकिन वहां पर नट बोल्ट नहीं था। जंग लगेगा, टूटेगा तो नट कहाँ से आएगा, तो तुमको भीख मांगना पड़ेगा। तो लास्ट में वही किया था किसने, मिखाइल गोर्बाचोव ने, कि छोटा छोटा चीज का उत्पादन करेंगे। तो जैसे छोटे चीज को उत्पादन करना मतलब पूंजीवादी उत्पादन हो गया। तो पूंजीवादी उत्पादन होगा तो बहुत सारे राष्ट्र बोले जब पूंजीवादी उत्पादन करेंगे ही तो अपने आप को लोकतांत्रिक देश के साथ क्यों नहीं जोड़ लेंगे। तो सब लोकतांत्रिक देश के साथ जुड़ गया, बफर राज्य बना दिया, यूएसएसआर का विघटन हो गया। तो चूंकि वर्ल्ड हिस्ट्री तुम लोग का है ना, पढ़ना है ना, इस चीज पढ़ते हो ना कभी कभी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर शीत युद्ध के संबंधित रसिया का जब क्रांति पढ़ोगे, रशियन क्रांति के बाद जब शीत युद्ध का टॉपिक आएगा ना, अरे मॉडर्न में पोस्ट मॉडर्न, तो वर्ल्ड में पोस्ट वर्ल्ड भी तो पढ़ना है। थोड़े है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएन का गठन हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो शीत युद्ध तो उसके बाद टॉपिक है ना। 90 तक शीत युद्ध पढ़ोगे ना। शीत युद्ध का इफेक्ट अभी नहीं है क्या, अभी भी है, आज भी है, लेकिन हाँ अब ये है कि पूंजीवादी राष्ट्र इतना ज्यादा विकसित हो गया है, चाहे राष्ट्र इतना संपन्न हो गया है कि असर नहीं चलता है। अब ट्रम्प तो ऐसा भी हो गया है, पागल अभी हुआ है कि क्या बताया जाए, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं। तो बोला है कि मेडिसिन दे रहे हैं, हल्का तीखा दवा दे रहे हैं, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। अरे तुम्हारे तीखा दवा के चक्कर में आर्थिक मंदी, वैश्विक मंदी फिर से ना आ जाए 1930 की तरह। तो 29-30 वाला संकट आएगा। तो पहले ही से भारतीय इकोनॉमी में बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, ठीक है, इन्फ्लेशन पहले से ही बढ़ा हुआ है, रेट ऐसे ही बढ़ा दिया गया है। चीज़ों के दाम कम तो होंगे, तेल का सरकार सिलेंडर का दाम बढ़ा ही दिया 50 रुपया, तो वहाँ कम हो रहा है तो यहाँ घटा कहाँ रहा है, यहाँ तो बढ़ा ही रहा है। तो धीरे धीरे ये लग रहा है कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर अमेरिका इसी तरह करते रहा, टैरिफ वार चला, तो पक्का आएगा, आपको आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ेगा। वैसे ही 20 साल 30 साल में आर्थिक मंदी अपने आप को साइक्लिक आता ही आता है। तो ऐसे भी हो गया है, लगभग 30 साल हो ही गया है क्या। अरे मनमोहन सिंह सरकार में 2008-9 में आया था ना, वो तो ठीक है, उसका मनमोहन सिंह सरकार में थोड़ा सा देखा गया था ना 8-9 में। अब कितना हो गया है, 25 हो ही गया है, तो लगभग कितना दिन हो गया है, 10-12 साल हो ही गया है। तो एक छोटा सा आना जरूरी भी है। देखिए क्या होता है आगे। अब मौलिक कर्तव्यों के बारे में कहीं पूछा जाए तो किस देश की व्यवस्था है, समाजवादी राष्ट्रों का प्रभाव, याद रहेगा, ठीक है। लिखिए, इसी में लिखिए, एकमात्र जापान में, एकमात्र जापान में, एकमात्र जापान में, एकमात्र जापान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान आरंभ से है। एकमात्र जापान में, जबकि वो पूंजीवादी राष्ट्र है, एकमात्र जापान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान, मूल कर्तव्यों का प्रावधान आरंभ से है, आरंभ से है। धनंजय कुमार गुड मॉर्निंग, ठीक है, आपको भी स्वागत है। प्रावधान, प्रावधान आरंभ से है, ठीक है। तो जापान कैसा राष्ट्र है, पूंजीवादी या समाजवादी, अरे पूंजीवादी है, पूंजीवादी है ना। तो जापान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख क्यों है पता है, क्योंकि बौद्ध धर्म, बुद्ध धर्म का वहां प्रभाव था। तो भगवान बुद्ध के प्रभाव में वहां कर्तव्यों का निर्वहन करना ज्यादा अच्छा माना गया। जापान आज भी आगे है, उसका मेन कारण क्या है, क्या है, टेक्नोलॉजी, मतलब मेन कारण क्या है, योग। वहां पर जो भी काम होता है योग परंपरा से जुड़ा हुआ है। काम का एफिशिएंसी इतना अधिक है कि रातों को सब नहा लेता है, सुबह काम से पहले रात को उठेगा, नहाएगा और रात को ही खाएगा, निकल जाएगा काम पर। मतलब टाइमिंग का ये प्रोसीजर वहां पर है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ जुड़ा हुआ है कि वहां पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था, और नेपाल का ऐसा पद्धति रहा है धार्मिक जिसमें योग को महत्व दिया गया है, एफिशिएंसी को महत्व दिया गया है, व्यक्ति को महत्व नहीं दिया गया है, उसके क्षमता को महत्व दिया गया है। भारत में व्यक्ति को महत्व दिया गया है, क्षमता को नहीं। सोया है तो सोए रहने दो, जब तक सो रहा है, ठीक है। जब तक उठाइएगा तो कहेगा हम योगा कर रहे थे, ठीक है, योग निद्रा में थे, उठा दिया। तो यहाँ पर वो चीज है, वहां पर वो चीज नहीं है। वहां पर अनुशासन सबसे बड़ा चीज। जिस देश के पास अनुशासन है उसका इकोनॉमी हमारे स्थिति से अच्छी है। यूएस में अनुशासन है, देखो देश आगे है। जापान में अनुशासन है, देश आगे है। यहाँ का अनुशासन देखना है, जाओ सरकारी ऑफिस में घूम के आओ एक बार, पूरा अनुशासन दिख जाएगा। उस टेबल पर, उस टेबल से भाग मुंह सऊदी, ऑफिस ऑफिस देखो मूवी, एकदम सही दिखाया गया है। काम होगा यहीं से, मतलब जिस काम के लिए उनको पैसा मिलता है वो काम नहीं करते हैं, और जिस काम के लिए पैसा नहीं मिलता है वो काम वो कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट। संवैधानिक उपबंध लिख के डैश दीजिए। संवैधानिक उपबंध, इसके लिए संवैधानिक उपबंध कहाँ किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। उपबंध कहाँ किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कहाँ है। अगर इंग्लिश लिखना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिख सकते हो। डैश देख लिखो, तो पानी के लिए बोले थे, देखिए बरजय जी को पानी बोले, लगता है जूस लाने चलेगा, ठीक है। आगे लिखे नेक्स्ट में, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में
भारतीय संविधान में मौलिक रूप से मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। भारतीय संविधान में मौलिक रूप से को तुम मूलतः भी लिख सकते हो, मूलतः, क्या कि यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। मौलिक रूप ब्रैकेट में यहाँ इन्वर्टेड, ये क्या कुछ बोलते हैं, स्लैश देके मूलतः मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। इस व्यवस्था को भारतीय संविधान में मौलिक रूप से ऑब्लिक मूलतः मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। इस व्यवस्था को वर्ष 1975 ईस्वी में, इस व्यवस्था को वर्ष 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान आपातकालीन स्थिति में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर टेस्ट अभी नहीं हुआ है, टेस्ट आपको मिलेगा, टेस्ट अभी नहीं हुआ है, टेस्ट जरूर कराएंगे, परेशान मत होइए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। लिखिए, इस समिति ने सरकार से यह अनुरोध किया, कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी प्रावधान होना चाहिए। मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी प्रावधान होना चाहिए। इन्होंने 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा दी थी। ये भी पूछा जाता है, याद रखना। इन्होंने 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी। 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी। 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी। लिखिए, अतः भारतीय संसद के द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 1976 के तहत संविधान के भाग 4 क में, या संविधान का भाग 4 क जोड़ा गया। संविधान का भाग 4 क जोड़ा गया। संविधान का भाग 4 क जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का उपबंध किया गया। तथा इसके अंतर्गत 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का उपबंध किया गया। पीडीएफ सेंड करवाइए, करवा देंगे। पीडीएफ आप लोग को मिलेगा और इन लोगों को प्रिंट आउट मिलेगा ऑफलाइन में, ठीक है। 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का उपबंध किया गया। मौलिक कर्तव्यों का उपबंध किया गया। अब पूछा जाता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा दी गई थी? 8 प्रकार के, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो लगभग 50 प्रकार के मौलिक कर्तव्य सरकार जोड़ना चाहती थी, लेकिन रोका गया। इतना एक के बार आपका कीजिएगा, ओवरडोज दे दीजिएगा जनता को, पगलाइए जाएगा सब। तो हुआ कि ठीक है, 8 दिया है, 2 और जोड़ दिया गया। 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था यहाँ पर जोड़ दी गई। फिर इसी में लिखिए, फिर अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत, फिर अनुच्छेद 51 क 51 क के
के अंतर्गत इन 10 कर्तव्यों को इन 10 कर्तव्यों को समाहित कर दिया गया। इन 10 कर्तव्यों को समाहित कर दिया गया। समाहित कर दिया गया। समाहित कर दिया गया। अब अगला पॉइंट लिखिए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम कब है? लिखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 86। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 2002 के द्वारा मूल कर्तव्यों की श्रेणी में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों की श्रेणी में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को उनके माता पिता या संरक्षक द्वारा अपने आश्रित बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य होगा। शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य होगा। अब देखियो कस्टोडियन में और माता पिता में अंतर है। माता पिता में जिसके बच्चे के माता पिता जीवित है तो माता पिता है। जिस बच्चे के माता पिता ने मतलब अनाथ है तो उसके गार्जियन होते हैं, कस्टोडियन होते हैं। तो एक गार्जियन होते हैं जो नेचुरल होते हैं, दादा दादी। एक होते हैं कस्टोडियन जो केस हो गया है। तो केस हो गया तो सुप्रीम कोर्ट या जहां भी जो भी न्यायपालिका में जाएगा मामला, तो न्यायपालिका पूछता है बच्चा से कि किसके साथ रहना है, दादा दादी के साथ रहना है या नाना नानी के साथ रहना है। तो बच्चा बोलता है जहां उसको लगेगा कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार, उतना छोटा बच्चा क्या सोच सकता है, तो जहां उसका स्नेह होगा वहां का वो चुनेगा कि हम इनके साथ रहना चाहते हैं। उस बीच में बच्चा के साथ बहुत सारा मनोवैज्ञानिक चरण से गुजरा जाता है। उसका बहुत सारा काउंसलिंग होता है कमिटी के द्वारा कि उसको प्रेशर ना बनाया जाए, क्योंकि दादा दादी एक कान भरते रहता है, नाना नहीं दूसरा कान भरते रहता है, तो सब जाके ऊपर जमा हो गया रहता है। तो उसको निकालता है कौन? समिति। तो लास्ट में बच्चा, और जो कोर्ट को लगता है कि बच्चा कहाँ पर ज्यादा सेफ रहेगा, तो हिदायत देते हुए कहता है कि आप ले तो जा रहे हैं लेकिन इसका चेकअप होते रहेगा, हम थाने को भेजते रहेंगे। इसलिए कि हो सकता है उसके मन में क्या हो, कई बार ऐसा मामला है। तो कस्टोडियन के अंदर में जो बच्चा रहेगा उसको भी उसका कर्तव्य क्या होगा कि 6 से 14 वर्ष तक इसको शिक्षा दे, अनिवार्य शिक्षा देना है। तो संरक्षक का भूमिका ये नहीं है, जैसे कोई भी बच्चा अनाथ है, मान लो माता पिता भी नहीं है, आगे नाथ न पीछे पगा वाला हाल है, ठीक है, कहीं मिला बच्चा, उसका कोई ट्रैक नहीं मिला, तो उसको कहाँ भेजा जाएगा? अनाथालय में। अरे बहुत सारा है ना, चाइल्ड केयर वाला बनाया है सरकार के द्वारा, अपना घर के नाम से सुने होंगे। तो वहां जाएगा तो वहां भी सरकार के द्वारा सारा व्यवस्था किया गया है, उसके शिक्षा भोजन उसका तो सारा व्यवस्था ही वही करता है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा है कि बहुत सारे मामले ऐसे देखे गए हैं जिसमें उनके साथ अत्याचार होता है। ये तो हमारा वास्तविक पक्ष है, क्या बताया जाए। लेकिन यहाँ ये कहा गया है कि आपके जो कस्टोडियन में जो बच्चे हैं या आप माता पिता के बच्चे हैं, उनका जो कर्तव्य होगा उसको दिखाया गया है, ठीक है। तो ये कर्तव्य क्यों जोड़ा गया है पता है? इसका कुछ कारण बता सकते हो? क्योंकि ये 2002 में जोड़ा गया है। तो 2002 में कुछ ऐसा हुआ था क्या जिसके लिए जोड़ दिया गया? क्या हुआ? मतलब क्या हुआ था कुछ ऐसा? देखो बहुत सारा केस आया था इस मामले में, ये बच्चा से, हाँ बाल श्रम, बिल्कुल पकड़ लिया, बाल श्रम का मामला। बट जैसे थोड़ा सा, अरे हम मिल्क शेक तो नहीं मांग रहे हैं, पानी दे दीजिए, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर बाल संरक्षण के द्वारा, तो बहुत सारा बाल श्रम देखा गया, तो बाल श्रम का मामला था। तो इसको देखते हुए सरकार सोच रही कि आखिर अगर जब हम कर्तव्य बनाएंगे तो नहीं करेगा तो केस भी तो होगा,
तो इसको लेके जारी किया गया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे पकड़े गए थे जिनको जिस उम्र में उनको पढ़ना चाहिए था उस उम्र में वो क्या कर रहे हैं, हजारदस काम कर रहे हैं। तो उनके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जब तक देखो कभी भी रूल इसलिए बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है क्या, 100 आदमी अगर दुनिया में है, मतलब एक बात रहे 100 आदमी पर कानून लागू करना, 2 आदमी के लिए कानून नहीं बनेगा। अगर 2 आदमी को हानि हो रहा है और 100 आदमी को 98 आदमी को फायदा हो रहा है तो कानून बना दिया जाएगा। बहुमत को देखते हुए कानून बनता है। किसी आदमी अब टैक्स का रिजीम बढ़ा दिया, बहुत आदमी से क्या हुए, एग्जेम्प्टेड राशि में आ गए तो उनके लिए फायदा हुआ, लेकिन बहुत लोग रोने लगे कि हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास क्षमता था तो तुम टैक्स दे रहे हो। तो ये नहीं, जब भी कानून बनाएगा तो उसका 2 पक्ष है, कुछ लोगों को हानि होगा उनको टैक्स देना पड़ेगा, कुछ लोगों को लाभ होगा वो टैक्स देने से बच जाएंगे। तो हर कानून का 2 फेवर है। और कानून जब भी बनाया जाएगा तो इसका मुख्य मकसद क्या होता है, मुख्य मकसद होता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी भी प्रावधान में आपको त्रुटि न हो। जब भी कानून बनेगा मौलिक अधिकारों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। कोई भी ऐसा कानून बताओ, खाली सैनिक कानून को छोड़ के, क्योंकि उनका अलग प्रावधान है, राष्ट्र की सुरक्षा एकता अखंडता को देखना है, बाकी कोई भी ऐसा कानून बताओ जो जनता को बहुत अधिक डैमेज करती है, नहीं करती है। अगर तुम्हारे ट्रैफिक रूल के लिए कानून बनाया कि हेलमेट पहन के चलना है, तो तुम इस संदर्भ में मत देखो कि हेलमेट नहीं दे के जाएंगे तो हमको 500 का फाइन लग जाएगा, 1000 का फाइन लग जाएगा। ये सोचो कि वो इसलिए किया कि तुमको तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो, तो तुम्हारे घटना दुर्घटना से बचाने के लिए बनाया गया ना। तो यहाँ मौलिक कर्तव्य बनाया गया है। तो इसका मुख्य मकसद क्या था, आपात के काल के दौरान नागरिकों को ज्यादा क्या करना चाहता, अनुशासित करना चाहती थी सरकार। ये तो अपने उद्देश्य से बनाया गया था। इसका लाभ क्या हो गया, लाभ दूसरा आगे लिखवाएंगे, आगे लिखिए, नेक्स्ट आगे लिखिए। लिखिए भारत सरकार ने अगला पॉइंट लिखना है, भारत सरकार ने मूल कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर, भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया है। भारत सरकार ने मूल कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ, भूतपूर्व मतलब पहले वहां भूत ज्यादा रहते थे, नहीं ना, हाँ, तो भूतपूर्व मतलब पोस्ट पोस्ट व्यवस्था, पहले की व्यवस्था। भूतपूर्व सोवियत संघ, संघ क्या लिखा है, संघ के संविधान से अपनाया था। यह प्रश्न आता है मौलिक कर्तव्यों को हमने कहां से लिया है, तो मौलिक कर्तव्यों को हमने कहां से लिया। अगर ऑप्शन में रूस रहेगा तो टिक मारोगे क्या, नहीं मारना है। सोवियत संघ को ही टिक मारना है, रूस को नहीं मारना है। सोवियत संघ टूटेगा तो रूस बनेगा, साथ में 27 देश और बनेंगे, ठीक है। जो वहां पर हम बोलते हैं, एक प्रश्न आता है बाल्कन, प्लान बाल्कन सुना होगा आपने, हिस्ट्री में पढ़े हैं प्लान बाल्कन। तो बाल्कन देश में देखोगे आज भी झगड़ा चल रहा है। उसको माना जाता है कि वो ऐसा रिश्ता हुआ घाव है जो कभी भी संघर्ष शुरू हो जाएगा। और यह भी माना गया कि जब भी वर्ल्ड वार होगा वही को लेके होगा। तीसरा कि प्लान बाल्कन में इतना छोटा छोटा देश बनाया गया है जिसको ना आकार दिया गया है, ना उसको कुछ संप्रभुता दी गई है, ना उसके पास इकोनॉमी ठीक है, या इकोनॉमी है तो उसके पास व्यापार वाणिज्य का कोई ठीक नहीं है। तो वैसे देशों में हमेशा संघर्ष की स्थिति होती है। क्योंकि क्लैश क्यों होता है, क्योंकि बहुत प्रकार के जनजाति लग रहे हैं। स्लाव जनजाति अलग रह रहा है, ठीक है, यूक्रेनी जनजाति अलग रह रहा है, तो एक तो बहुत प्रकार के विविध जनजाति रह रहा है, दोनों के धर्मों में अंतर है। तो कभी न कभी जब भी कुछ मामला होता है तुरंत हो जाता है युद्ध। फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण भी देखोगे तो उधरे है, ऑस्ट्रिया और सर्बिया में है ना। सेकेंड वर्ल्ड का कारण देखोगे तो उधरे है, पोलैंड पर आक्रमण करेगा जर्मनी। पोलैंड कहाँ पर है, उसी क्षेत्र में है, देख रहे हो ना। थर्ड का भी हमको लग रहा है कि वही होगा इन फ्यूचर में, अगर होगा तो वही होगा, देखना तुम, फिक्स है, हो ही सकता है। परमाणु युद्ध है, परमाणु हो गया संपन्न देश, इसलिए थोड़ा टाला जा रहा है। तो थर्ड वर्ल्ड वार का तक कितना सिफुगा दिया गया है, ठीक है। आगे लिखिए, प्रावधान लिखवाते हैं। लिखिए अगला हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। हेडिंग लगाइए, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। डैश देके लिखिए, सारा कर्तव्य लिखाते हैं, पहला नंबर में लिखिए जो कर्तव्य है, हु बहु लिखना है, सेम लैंग्वेज में, रटना भी है, हु बहु लिखना भी है और रटना भी है, ठीक है। और बाकी एग्जाम में किस प्रकार चेंज करेगा वो मैं समझा दूंगा। पहला लिखिए, संविधान का पालन करे, संविधान का पालन करे, पूर्णिमा मत दीजिएगा जब हम बोलेंगे तब। संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों
और उसके आदर्शों, संस्थाओं और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, आदर्शों कौमा संस्थाओं कौमा राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, और राष्ट्रगान का आदर करे। और राष्ट्रगान का आदर करे। राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा लिखिए, इसमें क्या समझाना है? इसमें क्या समझाना है? झंडा, अगर तिरंगा झंडा आपको कहीं सड़क पर गिरा हुआ मिल गया तो उसको क्या करना है? उठाना है और कहीं अच्छे जगह उसको रख देना है। तिरंगा को जब नष्ट किया जाता है तो उसके लिए प्रावधान है। सैनिक जब तिरंगा को नष्ट करता है, मान लो फट गया तिरंगा झंडा, ध्वज में कुछ भी डिफेक्शन हो गया, तो उसका प्रावधान है कि एकांत में ले जाके, जहां कोई लोग न देख रहा हो, बंद कमरे में या एकांत में कहीं ले जाके उसको सम्मान पूर्वक जलाना होता है। हाँ, व्यवस्था यही है। अब फटा हुआ है, फटा हुआ तो तिरंगा तुम फहराओगे नहीं, वो भी माना जाएगा कि खराब है। तो उसका प्रावधान, तो ध्वज संहिता, हमारा राष्ट्रीय ध्वज संहिता, तो ध्वज संहिता में ध्वज को कैसे फहराना है, राष्ट्रगान के गाने गाने का नियम क्या है, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। तिरंगा ध्वज के लिए जितना जो प्रणाली बनाया गया, लिखा गया है। और ध्वज संहिता में ये भी लिखा गया है कि अगर आप नहीं मानते तो उसके लिए लीगल एक्शन आप पर लिया जाएगा। तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता जब पढ़ाएंगे, इसी में पढ़ाना है तो बताएंगे। तो उसमें है कि तिरंगा झंडा का सम्मान करना इन द सेंस क्या है कि आप तिरंगा झंडा, जो तिथि है, 3 राष्ट्रीय हमारे त्योहार है ना, उन तीनों में तिरंगा झंडा फहराना है, अवसर में भाग लेना है, सब कुछ करना है। झंडा आजकल देखते हो कि प्लास्टिक का झंडा लोग बना लेता है, मार्केट में खरीदता है, फहराया फेंक दिया, वो नहीं करना चाहिए, वो अपमान है, ठीक है। या जो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर झंडा का खाली लेकर लाइन से लगा देवे झंडा और लास्ट में उतारे न उसको फेंक देवे, वो भी क्या है, एक प्रकार से अनुशासनहीनता वाला चीज है। तो झंडा के बारे में ये अपमानित नहीं होना चाहिए। तो अगर झंडा कहीं सड़क पर मिले तो आपके साथ क्या करना है, ये भी ध्वज संहिता में लिखा हुआ है। दूसरा चीज यही बताया गया था कि तिरंगा झंडा को तो प्लास्टिक में बनाना ही नहीं चाहिए, रोक लगाया हुआ है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो जल्दी क्या होता है, गलता नहीं है, तो कहीं फेंकोगे, कुछ भी करोगे, लात पड़ेगा, पैर पड़ेगा। तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता से प्रश्न एक बार यूपीएससी में आया था, इसलिए आया था कि जितना रैली होता था सब तिरंगा लेके तो जाता था, और रैली के बाद वो चला जाता है, तिरंगा छोड़ जाता था, ठीक है। तो सरकार का काम होता है कि तिरंगा उठा उठा के क्या करती थी, उसको हटाती थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तब राष्ट्रीय ध्वज संहिता में 2-4 चीज ऐड कर दिया गया। तो अब देखना कि जब भी पॉलिटिकल पार्टी वाला होगा ना, तो सारा ग्राउंड साफ करवाता है, अगर नहीं करवाएगा तो सीधे उस पर केस होता है, ठीक है। लेकिन बहुत बड़े बड़े महान लोग भी हैं, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। दूसरा लिखिए, स्वतंत्रता के लिए, दूसरा लिखना है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखो। ऐसा ऐसा शब्द ही है, उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। स्वर्ण सिंह ज्यादा पढ़े लिखे लग रहे थे, चलिए। उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, और उनका पालन करे। उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, और उनका पालन करे। तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श व्यक्ति कौन कौन हैं? गांधी जी, नेहरू जी। तो जो भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता हैं, उनके प्रति आपके हृदय में क्या होना चाहिए? सम्मान की भावना होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी नेता को लेके और एकांत में जाकर सम्मान पूर्वक शब्द का प्रयोग करें, ठीक है। आपको कभी भी ध्यान रखना है, जनरली ये है कि जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता लोग हैं, उनके व्यक्तिगत कार्यों को आपको अनदेखा करना है। राष्ट्र की आजादी में उनकी जो भूमिका है उसको ध्यान में रख के उनको सम्मान देने की जरूरत है। तो कोई ऐसा नेता है जिसको एकांत में जाके आप लोग सम्मान देते हो? बहुत सारे ऐसा नेता है ना। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी आप अकेले आपके मन में जो हो उसकी चर्चा करिए,
लेकिन कहीं भी अगर भाषण हो रहा है, कहीं भी किसी प्रकार का मीटिंग हो रहा है, वहां पर कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेताओं को आप वहां पर झकझोर नहीं सकते हैं। उनके जो व्यक्तिगत कार्य है उनको वहां पर अपमानित नहीं करना है। राष्ट्र के लिए उनके योगदान को देखते हुए उनके प्रति सम्मान की भावना व्यक्त करनी है। ठीक है, आगे लिखिए। तीसरा, भारत भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। कोई छू नहीं पाए, अक्षुण्ण, और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। अक्षुण्ण मतलब कोई इसको टच नहीं कर पाए, मतलब विदेशी कोई व्यक्ति कोई अटैक ना कर पाए, पाकिस्तान अटैक ना कर दे। इन द सेंस है कि हमारी एकता अखंडता को कोई छू ना पाए, इस प्रकार के प्रावधान को जोड़ा गया है। ठीक है, शब्द से ज्यादा नहीं डरना है। ठीक है, शब्द में सीधा अक्षुण्ण का मतलब सीधे क्या होता है, उसको प्रिजर्व करके रखना है। ऐसी व्यवस्था बनाना है कि हमारी एकता अखंडता को कभी भी आंच न आए। तो अक्षुण्ण बनाए रखने का काम आपका नहीं है, सेना लोगों का काम ज्यादा है। सेना लोग सुरक्षा करता है बाउंड्री को। हम लोग क्या करते हैं, देश के अंदर में गृह युद्ध की नौबत ना आए तो हम लोग भी अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। ठीक है, जैसे कई बार कहीं झगड़ा हो रहा होता है तो बहुत बार जाके आदमी क्या करता है, सुलह करवाता है। तो बहुत प्रकार के व्यक्ति है, एक आदमी ठंडा पानी पाता है, दूसरा क्या करता है, मोबिल या डीजल डाल देता है। तो मोबिल डीजल डालने वाले क्या करेंगे, अक्षुण्ण नहीं बना पाएंगे। और जो वहां पर ठंडा पानी डाल रहा है, जूस पिला के शांत करवा दे रहा है, तो क्या करेगा। अरे समाज में बहुत प्रकार के लोग हैं ना। कई बार होता है कि समाज में मात्र मुंह का झगड़ा होता है, तीसरा आदमी जाता है तब जाके फैटा फैटी शुरू होता है। ठीक है, उससे पहले माहौल ठीक रहता है। और बहुत आदमी होता है कि झगड़ा होता है तो जाता है तो समझा के परसुएट करके समझा देता है, जानो दीवार होता है, छोड़ो हटाओ। तो दो प्रकार के व्यक्ति है ना। आप लोग किस श्रेणी में आते हैं, पहला वाले में कि सेकेंड वाले में। ठीक है, सेकेंड वाले में। हम पहले वाले में आते थे पहले। ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट। चौथा लिखिए, चौथा लिखिए, देश की रक्षा करे। चौथा लिखिए, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर, मतलब बुलाने पर, आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अब याद रखना, जब 1962 का भारत चाइना युद्ध हुआ था तो आह्वान किया गया था किससे, बलिष्ठ नागरिकों से। अब जिसके देह में जान नहीं वो क्या लड़ेगा, पता चले कि वो गया लड़ने या उसको सरकार पानी चढ़वा के जिंदा रखे हुए है। तो सरकार लड़ाई करेगी, सेना लड़ाई करेगी कि पानी चढ़ाएगी। ठीक है, गांधी जी के बारे में क्या कहता है, ये कहा जाता है कि गांधी जी के बारे में एक शब्द नहीं सुनते हो, क्या सुनते हो। नहीं नहीं, गांधी जी के बारे में एक कथन सैजनी होता है कि, नहीं नहीं, अरे अरे बहुत प्रचलन में चलता है उसमें। ठीक है, हाँ, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, सुनते हो ना। तो ये मजबूरी क्या है पता है, गांधी के देह में जान था नहीं, लाठी टिका के चलते थे, तो सत्य अहिंसा की बात ना करेंगे तो लड़ने जाएंगे क्या, ये कह के लोग उनको बना दिया। इसका सीधा अर्थ गांधी जी पर कमेंट है, निगेटिव कमेंट है ये। ठीक है, ये जो सीधे कहा गया है तो निगेटिव कमेंट है सीधे। अगर बोलता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इन द सेंस जानते हो क्या होता है, कि लड़ तो सकते नहीं थे अंग्रेज से, लड़ते तो अंग्रेज क्या करता, पता है ना। तो ध्यान रखना है, तो क्या करते हैं, सत्य अहिंसा इसका प्रचार करके इसी के कारण अंग्रेज से बचे रहे हो। तो ये जो कहा जाता है निगेटिव सेंस में कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये नहीं कहिएगा कभी भी, कहीं कहना है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो निगेटिव सेंस होता है इसका। हाँ, ये ध्यान रखना है कि एक चीज और ध्यान रखिएगा, जनरली क्या होता है कि राष्ट्र का आह्वान तब होता है जैसे मान लो कि आपातकाल आ गया। ठीक है, या मान लेना है कि कहीं पर ऐसी नीड पड़ गई कि ब्लड देने की जरूरत है, कहीं युद्ध हुआ, बहुत सैनिक ये हो गए, तो अचानक राष्ट्र के लोगों से अपील किया जाए कि अधिक अधिक संख्या में डोनेट कीजिए ब्लड, क्योंकि लोगों की जरूरत है तो लोग डोनेट करता है। कभी वो युद्ध हुआ, सेना संभाल रही है और अचानक सेना में ऐसा, तो अब तो बहुत सेना, अब तो रिजर्व में रखा जाता है फोर्स,
अब तुम्हारे पास रिजर्व में फोर्स है, इतना फोर्स है कि वहां लड़ते रहेगा, उसके बाद भी रिजर्व में है। फिर भी सरकार को अगर लगेगा तो आह्वान किया जाएगा कि देश के नागरिकों से, तब नागरिक को क्या करना है, भूसौल में नहीं छिपना है। एक टीम आएगी और हट्ठा कट्ठा को चुन के ले जाती है सब। और एसेंशियल 5 दिन 7 दिन का ट्रेनिंग खाली बंदूक चलाने सिखाया जाता है, सीधे सीमा पर जाते जाके लड़ो। तो हमारे गांव से बहुत लोग गए हुए थे, बताए थे ना कि राइफल ले के आए थे, ठीक है। तो बहुत लोग गए थे, तो उनको क्या कुछ नहीं था, 7 फीट 6 फीट के लोग हाइट के थे पहले के लोग। और पहले का भोजन सतुआ आलू अलुआ यही सब ना खाता था लोग, तो हट्ठा कट्ठा था ही, तो सबको सीधे पकड़ पकड़ के बस में कोच कांच के ले गया ट्रक में। और उसकी माता गाली दे रही है एक पर एक, मतलब क्या उसको बोलते, अपडेटेड गाली उस वक्त का होता था। वो सब गाली पढ़ रही है सेना सबको, पकड़ने वाले को। अब क्या यहाँ तो देना सही नहीं है, मतलब बहुत तरह का गाली पढ़ रही है। और उनके पुत्र को कहाँ पर एकदम पकड़ पकड़ के, जैसे वो माई माई चिल्ला रहा है, माँ इधर एक पर एक बड़ियक्का में से सुना रही है, बेटा को खींच के कहाँ ले गया, ट्रक में। और कह रहा है युद्ध में जा रहा है, और माई को भी पता है कि युद्ध में जा रहा है। तो उसके मन में क्या आएगा कि मरा जाएगा ठीक है। ये नहीं सोच रही है कि वो लड़ने जा रहा है, उसके मन में तो सीधे है कि गया, मतलब आएगा नहीं, ठीक है। तो वहां पर जब बुलाया गया था तो लोग गए थे। और जब स्थिति कंट्रोल में हो गई थी, अचानक जब युद्ध रोक दिया गया था, तो बहुत लोग वहां से कुछ कुछ जो भी हाथ में आए लेके भाग गया, क्योंकि पेमेंट तो मिला नहीं था। तो जो हाथ में लगा यही हाथ से ही साथ लेके चला आया। बाद में खोज ही हुआ था कि इतना राइफल गायब है। तो फिर किसको किसको पकड़ा था, सबका हिस्ट्री होता है। तो फिर आके फिर सेना वहां से ले गई थी, ठीक है। तो जो बच्चा आ गया था उसकी माई तो बहुत खुश हुई थी, ठीक है। और जो नहीं आया था उसकी माई वहां पहुंची थी ठीक है। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट। प्लस 5वां लिखिए, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में लिखना है, भारत के सभी लोगों में समरसता, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना, और समान भ्रातृत्व, और समान भ्रातृत्व की भावना। भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। समरसता में क्या दिक्कत है, समरसता, समरसता और समान भ्रातृत्व, यहाँ जो डिफिकल्ट हमको लग रहा है वो खुद लिख दे रहे हैं। समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, भावना का निर्माण करें। जो जो धर्म भाषा, जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग, जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर, वर्ग वर्ग कैटेगरी, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, या वर्ग पर, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, आधारित सभी भेदभावों से, सभी भेदभावों से परे हो, भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, ऐसी प्रथाओं, इसी में लिखना है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है, मतलब भारत के जितने नागरिक हैं सब क्या हैं, भाई हैं। तो झगड़ा क्यों होता है फिर, संपत्ति के लिए। भाई है, ब्लड रिलेशन है, संपत्ति नहीं है उसका, संपत्ति किसका है, मेरा है, ध्यान रखना है। तो भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। आगे क्या लिखा गया है, मतलब भेदभाव, अब जितना जो टर्म है, टर्म से मत घबराना। टर्म में लिखा है कि किसी भी वर्ग क्षेत्र, भेदभाव मतलब क्या होता है, धर्म को नहीं मानना है, यही ना, जाति नहीं माननी है, मूल वंश नहीं मानना है, मतलब ये सब अगर है भी, काला गोरा का भेद नहीं होना चाहिए। तो ये सब के लिए भेदभाव से हमको परे व्यवस्था करना है, मतलब इन सभी भेदभाव को प्रचलन में नहीं लाना है। लेकिन होता है कि नहीं होता है, होता है ना। शादी विवाह में तो सबसे अधिक होता है गोरा और काला, ठीक है। सबसे अधिक परेशान अगर समाज में कोई व्यक्ति है तो वैवाहिक संबंध वाले लोग हैं, ठीक है। लड़का करिया है, ठीक है, लड़की गोरी है, लड़की काली है, लड़का गोरा है, तो ये भेदभाव है कि नहीं है।
बहुत बार यहाँ पर योग्यता छोड़ के कहाँ पर आता है, सारा बात तय हो जाएगा, निकलेगा कहाँ पर, कलर पर। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए शायद जितना क्रीम वाला सब है वो सब आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे लिखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए। ठीक है, अब देखो ऐसी प्रथाओं का त्याग कर, तो स्त्रियों के सम्मान से संबंधित मतलब ध्यान रखना है आपका, जितना जो अभी व्यवहारिक रूप से बस में, इधर ध्यान दो, अपने बात करने लगे, उधर दलान शुरू हो गया आप लोगों का, इधर ध्यान रखना है, इधर बताना है कि जो भेदभाव से परे होने का व्यवस्था स्त्रियों के लिए क्या किया गया है। तो देखो बस में अलग सीट उनका है, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो हमारा यही होता है ना कि कहीं भी जा रहे हैं तो अगर हम बैठे हुए हैं और कोई लड़की खड़ा है तो उसको सीट दे देना है या महिला को दे देना है। कितने लोग देते हो? हम लोग दिल्ली मेट्रो में थे या बस में थे तो हम लोग तो देते थे, लेकिन बहुत लोग जैसे उधर से आया ना तो ऐसा कर सोता, ऐसा सोता रहता कि बीमार है। अब वो लड़की टोक भी नहीं पाती थी महिला कि उठिए, जैसे उठता ऐसे किया, मुंह बनाए हुए है, ठीक है, तो क्या दिक्कत है क्या, तो हाँ 3 दिन से बुखार है। अच्छा, शरीर हट्टा कट्टा है, मुंह बना के बैठा हुआ है। हम लोग बगल में मेट्रो में बैठे रहते थे, हम लेकिन भाई, तो हम लोग उठ के बैठ जाते थे, तब फिर बोलते थे कि दे दीजिए, ऐसे करते थे। आप चुप रहिए ना, थोड़ा जोर से, आप चुप रहिए, हम बोले, अभी तक तो आपको बीमार थे, बोली नहीं निकल रहा था, हम बोल दिए तो बोली निकलने लगा, तो हम बोल दिए ना बहन जी को कि सीट नहीं दे सकते हैं। वो बोलती थी कि ठीक है ठीक है, एक और लड़की बैठी थी तो उसको बगल वाला बैठा, आप भी बैठ जाइए, आपको भी दिक्कत लग रहा है, कमजोरी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है, मेट्रो में बैठने से पहले सीट लूटने के लिए ऐसे घुसते थे सब, और सीट लूटने के बाद अच्छा अच्छा प्रवचन, देश में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, सारा नैतिकता वाला चीज होता था शुरू सीट लूटने के बाद। सीट लूटने के समय नैतिकता खत्म, सीट लूटने के बाद जो उनके मुंह से अच्छा अच्छा प्रवचन, उसको मन करता है जूता खोल के मारे ये सबको। सीट लूटने के लिए ऐसे करेगा, किसी का कपार फोड़ देगा, कोई बूढ़ी महिला है, बूढ़ा तो उसको धकेल देगा, उसको धक्का दे दे के बैठ जाएगा, केहूनाठी मार देता था, बैठे बैठे इससे मारता था जोर से। उसके बाद प्रवचन सुनो, एक पर एक प्रवचन। देश में स्थिति ठीक नहीं है, लोग बहुत बदल गए हैं, आदमी भरोसे के लायक नहीं रहा। अरे पहले तो तू अपना देख ले, सीट लूटने के लिए तू क्या किया है, दो चारों को धक्का दिया है, सीट लूटने के बाद प्रवचन। हम्म हम्म। ये भी है, ये भी कारण है, ये भी कारण है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि बहुत सारा ऐसा मामला है। अब देखो चलो, हम मान लेते हैं कि युवा वर्ग में लड़की लड़का जो भी है उसको तो चलो ठीक है, खड़ा होकर चली जाएगी। जिसको कुछ विशेष कंडीशन है, गर्भवती कोई महिला है या किसी प्रॉब्लम में गुजर रही है, बीमार है, उसको तो दे सकता है, निःशक्त को तो दे सकते हो, उसको भी नहीं देता है। ठीक है, वो भी बेचारा एगो बैसाखी है, एगो वो दूसरा बैसाखी पकड़ के खड़ा है। ठीक है, अब हम लोग खुद खड़े हैं तो उसको क्या बेचारे को हम लोग दे, हम लोग कहते थे तो हमसे लड़ जाता था, जनरली लड़ता है लोग। तो वैसे लोग हैं पृथ्वी इस धारा पर एक बहुत बड़े सूरवीर पैदा हुए हुए हैं। ठीक है, जिनको, वो तो है, वो इसीलिए किया ही गया है, इसीलिए किया ही गया है, तो इसके इस आधार पर वो बोलते हैं, इस आधार पर वो कमेंट करते हैं। अगर कोई महिला बोलेगी, अगर कोई महिला बोलती है कि हमको सीट दे दीजिए, तो सीधे कहेगा आपके लिए रिजर्व सीट नहीं है क्या, आपके लिए रिजर्व कोच नहीं है क्या, महिला वाले में जाइए, नहीं बोलता था सब। ठीक है, चलिए, लेकिन हर कोच में महिला के लिए, बुजुर्ग के लिए, विकलांग के लिए हर कोच में सीट होती है। ठीक है, वहां पर होता है। आगे लिखे, नेक्स्ट। हाँ, थोड़ा क्लास में है भैया, क्लास के बाद कॉल करते हैं। ठीक ठीक, हम बोल देते हैं, अभी बोल देते हैं। ठीक 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 है। यहाँ पर बापू सभागार में, एक बार बापू सभागार में अभी रामधारी सिंह दिनकर का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमको भी जाना है स्पीच देने। तो उसमें अब देखो स्पीच, बहुत सारे मंत्री लोग आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, अच्छा प्रोग्राम भी है। और बच्चा लोग जनरली जिस चीज़ के लिए जाता है वो भी उधर है, खाने पीने का भी। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जबरदस्ती जिसको बच्चा को ले जाया जाता है उसका एक ही मोटो होता है, जाएंगे खाएंगे पिएंगे घूमेंगे आ जाएंगे। हेल्थ चेकअप का भी बहुत सारा व्यवस्था किया गया है, सब कुछ है उधर। तो अगर समय आपके पास होगा तो वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, आज ही प्रोग्राम है 12 बजे से, या इसके क्लास के बाद हम भी निकलेंगे। और अच्छा प्रोग्राम है, रामधारी सिंह दिनकर का दो दो डिमांड किया गया है। ठीक है, जाइए घूमिए फिरिए, थोड़ा सीखने को ही मिलेगा। डिमांड ये किया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भारत में, बिहार में एक होना चाहिए, और उनको भारत रत्न देने की मांग की जाएगी। तो सम्राट चौधरी भी आ रहे हैं, लगभग जितने जो लीडर हैं आ रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो उसमें उसका कुछ हम बनाए थे, वीडियो बना के हम भेजे हुए थे, शेयर किए हुए थे। तो वही कॉल आया था, जाना है। तो जो बच्चे जिनके पास समय है, क्योंकि देखो कोई भी प्रोग्राम अटेंड करोगे तो कुछ अच्छा सीखोगे ही, कुछ अच्छा अच्छा किताब वहाँ मिल भी सकता है, बहुत सारा चीज़ है। तो अगर समय है तो आप जाइए घूम के आइए, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन लगेगा 3-4 घंटा का प्रोग्राम है, देखो अपियर करके देख लो, अगर जाना है तो। ठीक है,
आगे लिखिए नेक्स्ट 5 नंबर, 5 नंबर लिखिए, 5वां नंबर, 5 हो गया। 6ठा नंबर लिखिए, हमारी सामाजिक संस्कृति, मैं समझा दूंगा, हमारी सामाजिक संस्कृति। हाँ, शब्द देखो, स्वर्ण सिंह समिति को, स्वर्ण सिंह को और कोई शब्द नहीं मिला था, एकदम डिक्टो संस्कृत निष्ठ शब्द उठाया गया है। हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, और उसका परिरक्षण करे, और उसका परिरक्षण करे, और उसका परिरक्षण करे। परिरक्षण मतलब परी को बुला के रक्षा करवाना है। अच्छा, ठीक है। परिरक्षण मतलब संरक्षण करना है, वही संरक्षण कहो परिरक्षण करे, मतलब इस प्रकार की व्यवस्था बनाना है कि उसको संरक्षित करे। इसका संरक्षित करने का अर्थ होता है कि अपने बच्चों में उसके बारे में बताइए, भी संरक्षण का एक तरीका है। ठीक है, अब ध्यान रखिए, सामाजिक संस्कृति का मतलब होता है, एक टर्म है सामाजिक संस्कृति, जिन्हें ध्यान रखना, इस टर्म से तुम अवगत हो। हमारे भारत की जो सामाजिक संस्कृति, इसमें है कि हिंदू, मुस्लिम, एक सिख, ईसाई, चारों सब प्रकार का धर्म यहाँ है। सभी प्रकार के त्योहार में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उपस्थित होते हैं। अरे कोई सिख संप्रदाय का, कोई सिख धर्म का व्यक्ति हमको बुलाएगा कि आप आइए हमारे भांगड़ा प्रोग्राम में, तो नहीं जाएंगे। दांडिया में कोई हम बुलाएंगे किसी अन्य धर्म को, तो नहीं जाता है। तो सामाजिक संस्कृति का मतलब कि जो अभी के संबंध में समझो कि जितना सोसाइटी में लोग रह रहा है, अपार्टमेंट वाला सोसाइटी है, दिल्ली, पटना, जहाँ भी, तो उसमें विभिन्न प्रकार के लोग रह रहे हैं, विभिन्न भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोग रहते हैं। तो उनका कभी लोहड़ी चल रहा है, कभी कोई प्रोग्राम चल रहा है, कभी भांगड़ा चल रहा है, कभी डांडिया चल रहा है, कभी दुर्गा पूजा चल रहा है, कभी ईद चल रहा है। तो सोसाइटी में सब मिलके क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो सामाजिक संस्कृति का मतलब कि हम अपने धर्म को ही सबसे सर्वोच्च समझ के और दूसरे धर्म को हमको क्या करना है, इनकार नहीं करना है। तो भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों का जो अपना धर्म है, स्वैच्छिक जो उनकी इच्छा है, वो पालन पोषण कर रहे हैं, मना रहे हैं, उसमें हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमको ऐसा व्यवस्था नहीं है कि कोई त्योहार मना रहा था जाकर बम फेंक दिए, कि हमारे धर्म से जुड़ा हुआ नहीं मना रहा है मतलब बम मार दो। तो जब क्रिसमस होता है तो बहुत लोग चर्च जाते हैं, जाते कि नहीं जाते हैं? अरे गुरुद्वारा हम लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अभी महावीर जयंती है आज, तो देखो अब फेरी घुमाया जाएगा, तो हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म के मंदिर नहीं जाते हैं क्या? तो सामाजिक संस्कृति का मतलब कि सांस्कृतिक विरासत, हमारे भारत में विभिन्न धर्मों के लोगों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, और हमें क्या करना है, सभी को सेलिब्रेट करना है, सभी में हिस्सा लेना है। ये नहीं रखना है मन में कि हमारा धर्म है तो हम अपने धर्म के प्रति क्या करेंगे, आदर रखेंगे, और दूसरे धर्म के प्रति अनादर रखेंगे। हम नहीं मानते हैं, मानते हैं कि उनके हम पद्धति से हम खुश नहीं है, लेकिन उनका अपना धर्म है, अपना सेलिब्रेट करें, हमको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो सबसे बड़ा ब्यूटी यही है, सनातन धर्म का सबसे बड़ा ब्यूटी यही है कि सभी धर्मों, सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा देता है। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया बोला गया है ना। तो हमारे धर्म की यही खूबसूरती है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सामाजिक संस्कृति का मतलब हुआ कि भारत के अंदर रहने वाले जितने धर्म के लोग हैं, एक धर्म में कई संप्रदाय हैं, कई पंथ है, तो सभी का सम्मान करना है, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में पार्टिसिपेट करना है, उनके लिए व्यवस्था बनाना है। मान लो यहाँ घर उसका है, उसका अलग धर्म का है, मेरा अलग धर्म का है, उसका रास्ता हमारे गली से तो रास्ते बंद कर कांटा बिछा देंगे कि तुम जयबे नहीं करो, ये नहीं करना है। समझ में आ गया? तो इसको समझाना है, मतलब भ्रातृत्व के कायम, भ्रातृत्व या भ्रातृत्व कब काम रहेगा, हमारा ब्रदरहुड कब तक चलेगा, जब हम ये चीज मानेंगे। अब पड़ोसी से झगड़ा करोगे, कांटा रखोगे, तो दिक्कत होगा, अगला बार वो भी कुछ रख देगा। तो ये बोला गया है। तो सामाजिक संस्कृति का मतलब सीधे ये मान के चलना, विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, लिंग, सब के भेदभाव को हटा के एक होने की बात करता है। समझ में आ जाएगा? तो सामाजिक संस्कृति का एक और एग्जाम्पल बताओ। भारत का संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय थोड़े है कि यहाँ पर मस्जिद को नहीं कोरिलेट करता है, या बहुत सारा जो हमारा संस्थान बना हुआ है, जो हमारे आप ये बोल सकते हैं ताजमहल है, तो ताजमहल को तो कोई और बनवाया है भाई, तो सरकार क्यों उसको लिए, एएसआई क्यों उसको देख रेख करती है? कहती कि नहीं करेंगे, क्या कि हिंदुओं की ऐसा कुछ करता है सरकार? सरकार का एक ही मानक है कि सभी के लिए एक समान व्यवस्था बनाएगा। तो सामाजिक संस्कृति के लिए बनाए रखने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको अपने आचरण में, व्यवहार में क्या रखना है, साम्यता रखना है। इस प्रकार की भाषा या इस प्रकार के शैली के साथ अपने हमें जीना है कि दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। ये एग्जाम्पल तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे हो, उसमें यही दिखाया गया है सामाजिक संस्कृति। पंजाबी भी रह रहा है, गुजराती भी है, तमिल भी है, सब है ना, एक सोसाइटी में रह रहा है ना, सब त्योहार सेलिब्रेट करता है ना। तो सामाजिक संस्कृति देखना है तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखो,
सोसाइटी का सारा में टप्पू क्या क्या नाम है उसमें, बहुत दया हुआ, तो गुजराती भी उसमें है, तमिल भी है, अय्यर भी है, सब है ना, और सब सोसाइटी में रह रहा है ना। सब में हम बताए ही तो कि जितना जो फ्लैट है या सोसाइटी वाला फ्लैट है, सब में यही चीज है। तो ये इसलिए है कि अब कोई भी व्यक्ति पंजाबी है और ड्यूटी है उसका दिल्ली में जॉब है, अब फ्लैट लिया तो फ्लैट में तो सब रहेगा, तो जॉब वाला सब एक साथ रह रहा है, तो कभी खाना उसके घर में हुआ, कभी खाना उसके, किसी घर में विवाह हुआ तो सारा फ्लैट को सजाया जाएगा। सोसाइटी में ही होता है ना, पार्क सबके लिए होगा, ठीक है, सारा एमिनिटीज सबके लिए होगा। तो इस सोसाइटी के प्रचलन को क्यों बढ़ावा दिया गया है, तो ये हमारे देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी भी है, ये भी करते हैं। झगड़ा गांव में देखोगे, क्या शादी ब्याह होता है तो पंडाल वाला लगता है तो गांव के आदमी भग जाते हैं, घरे वाला लगाता है। अरे सब लोग पहले गांव में देखते थे ना, जब बेरी होता था जिसमें अनाज होता था, गोदाम तो बनता था, तो उसको उठाने के लिए सारा गांव भर नहीं आता था। अरे अब ना मड़ई उड़ई नहीं देखते हो तुम लोग, ईंट उट का बन गया, हम लोग तो ये देखे हुए हैं। तो मड़ई जब बनता था तो छा जाता था, तो उसको लगाने के लिए क्या होता है, मरवा लगाता था, तो सब लोग आके उठाता था। बेरी हो गया तो उसको लगाता था। तो जनरली पहले वो प्रचलन था, कृषि वाली अर्थव्यवस्था आज भी है, लेकिन पहले क्या होता था कि कृषि के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा इनरोल रहते थे। अब है कि सब लोग क्या किया है कि अपना ट्रैक्टर चला रहा है, बहुत सारा चीज हो गया। तो लोग करते थे या नहीं करते थे, शादी होता था तो कभी अब ना आ गया कि कैटरिंग आ गया, पहले कैटरिंग देखते थे क्या तुम, सबके घर से बाल्टी करछुल ये सब आता था, सब लोग महिला लोग मिलके खाना बना देती थी। अब ना आ गया कैटरिंग के, हमको कुछ नहीं करना है, बस पैसा देना है, सारा कुछ वो कर देगा। लेकिन पहले होता था ना ये चीज। तो वो सब किस चीज का एग्जाम्पल है, सामाजिक संस्कृति का एग्जाम्पल है। आगे लिखे नेक्स्ट। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की, सातवां लिखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे, कौमा लेके लिखिए, रक्षा करे, वन्य जीव है कौमा, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे, और उसका संवर्धन करे, और उसका संवर्धन करे, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, तथा प्राणी मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। क्या हुआ? हाँ, जंगल काटा है, ये करंट का मुद्दा है। जंगल काटा है, सरकार काटा है, तो सरकार के उसमें दो प्रावधान हो सकते हैं। फंडामेंटल राइट मानवों का है, जीव जंतु का है क्या? फंडामेंटल राइट मानव के लिए है ना, जीव जंतु का फंडामेंटल राइट है। बाघ के पास परोगे तो बाघ के कुछ तो समझा सकते हो कि आर्टिकल 12 या आर्टिकल 14 की तरह हम दोनों की समानता के व्यवहार रखते हैं, तुमको नहीं खा सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। तो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में टकराट हो रहा है। यहाँ पर सरकार का कहना है, तेलंगाना सरकार का, कि हम इस क्षेत्र में नागरिकों के विकास हेतु योजनाओं का क्रिएशन करेंगे। तो सरकार वहां डीपीएसपी के प्रोविजन को लागू करने जा रही है। अब इसके लिए इसको जंगल काटना पड़ रहा है, तो जंगल काट रहा है तो मौलिक कर्तव्यों का हनन कर रहा है। मौलिक कर्तव्य आवाद योग श्रेणी में है, तो उसके लिए हम जा नहीं सकते हैं कोर्ट में। फंडामेंटल राइट वाद योग में है, तो वहां पर आदमी रहता, जनजाति रहता तो केस हो जाता। जानवर, हाथी जाके तो या शेर जाके तो नहीं बोलेगा कोर्ट में। एक बहुत अच्छा कार्टून आया था, सफारी, दिल्ली सफारी, तो उसमें बाघ जाता है, बाघ का बच्चा, शेर का बच्चा जाता है, तो वैसा तो कुछ है नहीं। अगर वहां पर जनजाति कोई रहता तो ये मामला रुक सकता था, रुकेगा, ऐसे भी कोर्ट तो चला गया है। अब एनजीटी तो रुकेगा ही रुकेगा। अब ध्यान रखना है, अब डीपीएसपी के मामला के लिए सरकार कर रही है। फंडामेंटल राइट का इशू तो था, लेकिन वहां पर जानवर के लिए तो हम यहाँ पर मौलिक अगर फंडामेंटल ड्यूटी की चर्चा करेंगे तो इस दोनों के लिए आवाज योग श्रेणी में कोर्ट जा नहीं सकते हो, जानवर जाएगा नहीं। अब रहा वहां का आदमी, सोसाइटी, तो जो पर्यावरणविद हैं या लोग हैं वो कह रहे हैं कि इतने बड़े क्षेत्र में पर्यावरण का भी इशू है, तो पर्यावरण में 33% वन चाहिए, जो आबादी है उसके लिए 33% वन का चाहिए। तो वन का वहां तो सघनता कम करेगा, मतलब पॉल्यूशन वहां बढ़ेगा। तो नागरिक अधिकार से मामला जुड़ गया। अब वहां का लोगों का कहना है कि तुम स्मार्ट सिटी या कुछ टाइप का बनाओगे, पेड़ इतना काटोगे तो ऑक्सीजन भी तो कम होगा वहां पे।
ये मामला है। दूसरा है एनजीटी कहता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो 2010 में गठित हुआ है, इसका सीधा मानना है कि उन क्षेत्रों में जहां पर बहुत बड़ी संख्या में वन्य जीव रहते हैं या वन है, वहां पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से वो क्षेत्र ज्यादा सेंसिटिव है, उस क्षेत्रों को सरकार को वहां पर किसी प्रकार का कोई भी विकास का कार्यक्रम नहीं करना है। तो एनजीटी इस मामले पर रोक रही है। अब कुछ डैमेज किए हैं तो सुधारेंगे, अब आगे इस मामला कोर्ट में है। लेकिन अगर पूछोगे कि सर पॉलिटिक में क्या होगा इसके लिए, तो हम ये बोलेंगे कि डीपीएसपी और एफडीए दोनों अवाध योग है, इसके लिए सरकार कोर्ट कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर पीआईएल दर्ज होता है तो ये मामला जाएगा, मामला जाएगा। अब देखो कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि सरकार तो अपना पक्ष रखेगी ही रखेगी। म्यूजियम देख रहे हो, बिहार म्यूजियम, कितना बढ़िया जंगल था, देखे हो कभी? और जो पहले से पट्टा में रख रहे होंगे जानते होंगे, हम तो देखे हुए हैं। ठीक है, एक वहाँ पर मौलवी स्कूल भी था पहले लास्ट में, जहाँ पर अब टर्निंग बना दिया गया है। ठीक है, तो उसमें लगातार देखोगे तो हम लोग, याद है कि जब हम एन कॉलेज में पढ़ते थे तो अक्सर जब होता था दोपहर उपहर कभी भी, तो हम लोग दोस्त के साथ यहीं आते थे। यहीं पर इतना अच्छा वन होता था, मस्त हवा चलता था, तो हम लोग यहीं पर बैठ के, वहीं पर पहले पोडियम टाइप का बनाया रहता था, कुछ कुछ बेंच वेंच, तो बैठते थे हम लोग। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन होता था कोई कोई चीज़ का, तो हम लोग आते थे। अब अचानक वो पूरा वन हटा दिया बिहार सरकार ने और लगा दिया म्यूजियम। अब सरकार का कहना है कि म्यूजियम भी जरूरी है। तो म्यूजियम तो तुम्हारे पास ओल्ड म्यूजियम नहीं था क्या? वो हटा काहे नहीं दिया? वो तो है, तो म्यूजियम बना दिया। ठीक है, पर्यटन के दृष्टिकोण से बाहरी लोग आके देखते हैं, चलेगा। अब सरकार कह रही है कि जितना हम पेड़ काटे थे उससे ज्यादा हम म्यूजियम का अंदर लगा दिया। यार पेड़ में और प्लांट में अंतर होता है। छोटा छोटा सजावटी प्लांट लगाओगे वो कितना ऑक्सीजन दे देगा और कितना CO2 खींच लेगा। लेकिन सरकार ने किया, कोर्ट ने नहीं रोका, हाईकोर्ट सामने ही में तो था, हाईकोर्ट का सीधे नजर पड़ रहा है दृष्टि, और तब काट दिया गया। कुछ किया क्या? कुछ किया क्या? जज साहब को फायदा नहीं था उसका? वो एरिया जो हाईकोर्ट एरिया है ठंडा, वहां पर कुछ ना कुछ तो उसका प्रभाव होता होगा। ठीक है, इसमें बस ये था कि जानवर नहीं था, यही ना? ठीक है, और सरकार का सीधे कहना था कि हम जितना काटेंगे उतना लगाएंगे। अब एक चीज और देखो, अगर सरकार यह वादा करती है, सरकार ये वादा करती है कि इस क्षेत्र में, अब पर्यावरण में खींच ले रहे हो, सीबीडी जानते हो? सीबीडी आप लोग जानते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आपने पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा। सीबीडी पढ़े हो कभी? नहीं पढ़े हो तो क्या समझाएं, फिर समझ में कैसे आएगा? ऑक्सीजन का एक स्ट्रेंथ होता है किसी जगह पर, तो कैनोपी से नापा जाता है। पेड़ का जो एरिया है, संरक्षित वन कौन है, सुरक्षित वन कौन है, वन्य जीव अभयारण्य कौन है, सघनता क्या है वन का, प्रतिशत क्या है, पढ़ते हो ये सब ना? अरे वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ोगे ना, तो उसमें इसका वर्णन होता है, कैनोपी दिखाया जाता है, मतलब पेड़ का कितना कैनोपी है, उसका जो ऊपर का पॉइंट है वो नापा जाता है, और उसके आधार पर तय किया जाता है कि इस क्षेत्र में इतना ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज हो रहा है। तो कैनोपी के आधार पर सरकार कहेगी कि यहाँ पर जितना, इस एरिया में जितना इको सेंसिटिव अगर जोन है, तो इस एरिया में जितना पर्यावरण के लिए अनुकूल ऑक्सीजन आता है या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में जो इसका योगदान है, इतना से अधिक पेड़ हम लगाएंगे। अगर सरकार ने ये वादा कर दिया तो कहेगा इट्स ओके, आप कीजिए, लेकिन इससे ज्यादा पेड़ लगाइए। तो इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? अंबानी। अंबानी का एक प्लांट लगने वाला था, सरकार सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दी कि नहीं लगा सकते हो। अंबानी का जो टीम है, वकील का गया, बोला कि देखिए यहाँ पर जितना पेड़ लगा है उसका 3 गुना हम पेड़ लगाएंगे, और पर्यावरण में जितना ऑक्सीजन छोड़ा जा रहा है उससे ज़्यादा देंगे। तो कोर्ट बोला ठीक है। तो सबसे अधिक आम का निर्यात कौन करता है? अंबानी का कंपनी करता है, अल्फांसो आम। सबसे अधिक आम का जो निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, ये अंबानी जी ही कर रहे हैं। क्या किया? इतना ना आम का पेड़ लगा दिया, मतलब अपना ऑफिस भी बनाया, आम का इतना पेड़ लगाया कि जितना पेड़ था इतना ना आम फलता है कि वो सीधे एक्सपोर्ट होता है, और उससे भी अंबानी पैसा, दोहरा लाभ अंबानी को हो गया। अपना ऑफिस का भी काम से कमाने लगा और आम एक्सपोर्ट करने लगा। इसको बोलते हैं बुद्धि। अब ये तेलंगाना सरकार जो क्षेत्र से हटा रहा है, तो उस क्षेत्र में वन क्या, कैसा ऑफिस बनाओगे? उतना वन तो लगा नहीं ना पाओगे। वन लगाना अलग चीज है, जानवर तो नहीं ना घूम, ऐसा नहीं कि यहाँ ऑफिस चल रहा है, बाघ वहां से टहलते हुए घूम रहा है, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? टाइगर कॉरिडोर वहां बना सकते हो? तो इसको लेके ज्यादा दिक्कत है। आगे लिखो नेक्स्ट। कमेंट में लिखा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाव की भावना का निर्माण करे, तो करिए, कौन रोका है आपको? ठीक है, आगे लिखे नेक्स्ट। नेक्स्ट 8वां नंबर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 8वां लिखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कौमा मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां तक लिखे लिखते चलिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार। ज्ञानार्जन मतलब ज्ञान अर्जन को एक साथ लिख दिया गया है, ज्ञानार्जन तथा
सुधार की भावना का विकास करे, सुधार की भावना का विकास करे, सुधार की भावना का विकास करे। 9वां लिखिए, भावना का विकास करे। 9वां नंबर, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रखे, हिंसा से दूर रहे और हिंसा से दूर रहे। जहां मौका मिले हिंसा ना करे, हिंसा से दूर रहे। देखिए बहुत जगह सार्वजनिक संपत्ति को लोग सुरक्षित रखता है। एग्जाम्पल बताते हैं, लोग पार्क जाता है और तुलसी का पौधा उखाड़ के घर चल जाता है, तो पहला कि सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित कर दिया। सड़क के बीचों बीच जो डिवाइडर है उस पर प्लांट लगाया जाता है, बहुत बड़ा गमला रखा था है। लोग सुबह जाते हैं टहलने और गमला को उठा के कार के डिक्की में रख लेते हैं और घरे चले जाते हैं। तो एक तरह से ये जितना काम होता है क्या होता है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको देखा गया है। और बताते हैं, सरकारी ऑफिस में लोग जाता है, रुमाल रखा हुआ है, या हॉस्पिटल में जाएगा सैनिटाइजर पीछे कस लेगा, पैकेट में निकल देगा। तो सीसीटीवी कैमरा अगर न लगा रहे तो सरकार एक भी संपत्ति नहीं बचा पाएगी। और बताते हैं एग्जाम्पल, बहुत सारा बेंच या लोहा का सामान कहीं कहीं सरकार बनवा के छोड़ दिया, तो बहुत आदमी जो जिनको बोलते हैं राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्र में वो बोलते हैं कि सिर्फ इंडस्ट्री से ही धुआं क्यों निकले, हमारे मुंह से भी धुआं निकलना चाहिए। तो जो इस प्रकार के प्राणी हैं वो क्या करते हैं, एडिक्टेड वाला, वो सब लोहा का काट काट के छेनी से लेके बेच देता है। रोड के किनारे किनारे डिवाइडर लगा हुआ है लोहा का और उसके अंदर प्लांटेशन लगा हुआ है, तो उसके बीच का रॉड है वो रात भर में काट करके 2 रॉड गायब कर देता है और रॉड ले जाके घरे लगवा देगा। तो ये जितना काम है इसको क्या बोलते हैं, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। आप लोग अगर कर रहे हैं तो आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है। हिंसा से दूर रहे का मतलब सीधे हुआ कि दो आदमी जब लड़ रहा है, तो जो आदमी लड़ रहा है तो लड़ने में उसमें उस लड़ने वाले में जब तक खून न गिरे तब तक हिंसा नहीं है। तो ऐसा कुछ एक्टिविटी करना है कि माथा फोड़ा फोड़ी हो जाए, ब्लड बाहर गिरे। जब ब्लड बाहर निकलेगा तो मानेंगे, तब जाके मामला होगा कि हाँ अब कुछ हुआ है। सिर्फ थापड़ा थापड़ी से नहीं काम होगा, खूना खूनी होना चाहिए, ठीक है। तो हिंसा से दूर रहना इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि दो आदमी में कर हल्का सा नोक झोंक चल रहा है तो तीसरा क्या कहेगा, अरे पावर नहीं है क्या, अरे बताओ तुमको ऐसे बोल दिया। तो तीसरा आदमी कहेगा हाँ रे, उसको उसके मन में हनुमान जी का शक्ति जगा देना है, मार के कपार फोड़वा देना और वहां से तुरंत निकल जाना है, ठीक है। वहां से निकल भी जाना है, अब वो आदमी खोज रहा है, पिटवा दिया, ठीक है ठीक है। और कहीं झगड़ा हो रहा है, झगड़ा नहीं भी हुआ, मान लीजिए झगड़ा शांत हो गया, हालांकि बहस हुआ, एक आदमी निकल गया, जैसे जा रहा है दूसरा आदमी देख रहा है तो उसको पकड़ेगा साइड में, कहेगा ऐसे ऐसे बोल दिया तुम छोड़ दिया, हम रहते तो अभी तक उसका मार के कपार फाड़ दे रहते। वो आदमी में उसको रिचार्ज कर दिया, अब वहां से कुछ उसको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो अपने उठा के देगा, लो नहीं डंडा, और जाके चार्ज करके आओ। वो आदमी आगे जा रहा है, बात खत्म हो गया, पीछे मुड़ा है, मारा एक डंडा, जब तक कुछ बोलता तब तक ब्लड निकल गया। तो ये सब मामला से आप लोग अवगत होंगे, बताना नहीं है क्योंकि सामाजिक समाज में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। तो ये सब चीज़ है कि हिंसा से दूर रहना है, तो ये सब प्रयोजन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना। अभी लिखा है कि ये सरकार की संपत्ति है, इसे अपनी संपत्ति समझे। तो सबको लगता है कि अपने मेरे बारे में बोल रहा है कि अपना ही है, तो उठा के चल देता है, लेकिन यही नहीं देखता है कि सरकार की संपत्ति है, ठीक है। तो जहां भी लिखे ये यहाँ पर कूड़ा ना फेंके, क्योंकि सफाई की जिम्मेदारी अपनी है, और अपनी है मतलब समझता है कि यहाँ पर हमारा है, बस यहाँ पेशाब न करे तो न को मिटा देगा, वहीं पर शुरू, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज है, ये असामाजिक चीज है, उसको दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। अब समझ में आ रहा है ना, आगे लिखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए 10वां नंबर, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में। 10वां नंबर, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, 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 जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए, जिससे
राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। प्रयत्न एवं उपलब्धि के नई ऊंचाइयों को छू ले। प्रयत्न एवं उपलब्धि के नई ऊंचाइयों को छू ले, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। प्रयत्न एवं उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, अब नया ऊंचाई को छूना है, समझ में आ गया? इससे ज्यादा क्या समझा सकते हैं? इसमें सीधा लिखा हुआ है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में। अब निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें, मतलब व्यक्तिगत रूप से आपको इस प्रकार बनना है, जैसे एजुकेशन, शिक्षित होना है, तो शिक्षित होने का प्रयास व्यक्तिगत है या नहीं है? आपको अच्छा कुछ बिजनेस करना है तो बिजनेस माइंडसेट क्या क्या बढ़िए। साइंटिफिक कुछ काम करना है, वैज्ञानिक अर्जन करना है, वैज्ञानिक बनिए, पुलिस बनिए, जो आपको इच्छा है बनिए, तो अपनी प्रगति कीजिए। सामूहिक प्रयास का मतलब है कमिटी बनाना है। 3-4 दोस्त मिल के कोई कंपनी खोल दिए और आज कंपनी यूनिकॉर्न चला गया, फिजिक्स वाला, बहुत सारा कंपनी है, अनअकैडमी, बैजूज। तो ये सब क्या हुआ कि कुछ लोग हैं जो क्या कहते, किस माइंड सेट के थे, तो उनको इंटरप्रेन्योरशिप करना था, उद्यमी थे वो, तो उन्होंने सोचा और एक आइडिया मिला, आगे बढ़ गए। तो आगे बढ़, तो हमने ये कहा कि सामूहिक प्रयास भी करना है। सामूहिक प्रयास का मतलब है कि अगर लगता है कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे अधिकतम लोगों को लाभ हो सके, तो मिलजुल के क्या करता है लोग, फ्री में कोचिंग निःशुल्क करा रहा है, बहुत लोग करा रहा है। तो बहुत सारा कमिटी वाला कोई कोई रोजगार खोला या किसी प्रकार का कोई बिजनेस खोला, अब आदमी से रोजगार देने लगा, तो तुमने सामूहिक प्रयास के द्वारा एक व्यवस्था को क्रिएट कर दिया, उस व्यवस्था से बहुत लोगों को क्या मिला, रोजगार मिल गया। तो ऐसे काम करना है, उसके लिए प्रयत्न करना है, न कि झगड़ा झूला कराते चलना है, कहीं मारपीट करवाते चलना है, सरकारी संपत्ति को उखाड़ के चलते चलना है, कुछ होना नहीं है। यहाँ पर बोला गया है कि व्यक्ति के पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि अपने व्यक्तिगत प्रयास द्वारा, या उसके पास संसाधन नहीं है, कुछ नहीं है, आइडिया तो है ना, बिजनेस आइडिया है, तुम्हारे पास बिजनेस आइडिया है, तो बहुत ऐसे लोग कारपोरेट में ऐसे बैठे हुए हैं जो तुम्हारे बिजनेस आइडिया के लिए फंडिंग करने को तैयार है, उनको मिलता ही नहीं है कोई। अब बिजनेस आइडिया लेके जाओगे, क्या आता, कहोगे कि हम आम का मोजर से कुछ बनाएंगे, तो भगा देगा मार के वहां से। वैसे तो बनाना नहीं, बिजनेस आइडिया दो कि इस क्षेत्र में हमने ये देखा। बिजनेस करने वाला गया तो पहले क्या होता है, एरिया देखता है, एरिया का, अब कोचिंग खोलना है, अब बच्चा वहाँ है ही नहीं, खाली बूढ़ा बूढ़ी सब रह रहा है, वहाँ एरिया ही वैसा है, या कॉलोनी है, सरकारी लोग रह रहे हैं, तो वहां पर जब बच्चा ही नहीं है तो कोचिंग खोल के तुम क्या कर लोगे? तो कहने का अर्थ है कि तुम्हारे अंदर बिजनेस सृजनात्मक क्षमता होना चाहिए, जो कहीं भी किसी प्रकार के व्यापार वाणिज्य को, या तो व्यक्तिगत स्तर पर, या तुम्हारे पास आइडिया है तो सामूहिक स्तर पर किसी के प्रयास से तुम आगे बढ़ सको, ये होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, बहुत सारे ऐसे ये हैं, एनजीओज हैं जो इसके लिए प्रयासरत है, जिनका मुख्य उद्देश्य है आपके व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति। देखो जो योगा वाला चला रहा है फ्री वाला, तो वो क्या कर रहा है, स्वास्थ्य सुधार के लिए जुड़ा हुआ है, तो लोगों को जोड़ रहा है, योगा से जोड़ रहा है, किस लिए, तो कोई व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, तो ये प्रयास करना है। आगे लास्ट लिख लीजिए 11 नंबर, 11 नंबर लिखिए, माता पिता या संरक्षण का कर्तव्य होगा, माता पिता या संरक्षक, कस्टोडियन, माता पिता या संरक्षक, कस्टोडियन, माता पिता या संरक्षक, इंग्लिश में लिखना है तो कस्टोडियन लिख सकते हो, कस्टोडियन, माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा, माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के अपने बच्चे अथवा गोद लिए हुए बच्चे, उसको देखो हिंदी बोला जाता है, प्रतिपाल्य बोला जाता है। प्रतिपाल्य मतलब बिल्कुल, गोद लिए हुए बच्चे, इंग्लिश में ब्रैकेट में कर देना प्रतिपाल्य, अगर लिखना है तो गोद लिए हुए बच्चे, प्रतिपाल्य, यहाँ लिखवा दिया है मैंने, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे, को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे, अवसर प्रदान करे। हो गया 11 मौलिक कर्तव्य। कब आप लोग रट रहे हैं हमको बता दीजिए। 11, अब देखो कैसे रटना है, तो पहला जो पढ़ोगे, संविधान का पालन करे,
उसके आदर्श संस्थानों राष्ट्र ध्वज का आदर करे, मतलब क्या करना है, आदर करे है ना, तो उसको पहला में रेस्पेक्ट याद करना है कि पहला जो लाइन है वो रेस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या लिखा है, हृदय में संजोग रखे उसका पालन करे, लास्ट वाला, तो उसको ओबे याद रखना है, दूसरा लाइन में ओबे करना है। पहला रेस्पेक्ट है, दूसरा ओबे है। तीसरा है भारत की संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करे और उसको अक्षुण्ण बना रखे, डिफेंड है। तो ऐसे करके कुछ ट्रिक बना लो, ठीक है। क्या हुआ, छोड़ना है, अच्छा, हाँ ठीक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें इस प्रकार का ट्रिक बनाइए, क्योंकि याद ऐसे ही रहेगा। दूसरा ये चीज है कि 11 याद रहेगा तो कहीं ही पूछे तो याद तो कर ही लोगे। हाँ, इतना भी अगर आयोग बहुत अधिक निर्मम हो जाएगा तो कह देगा कि 8वां मौलिक कर्तव्य क्या है, ऐसा तो नहीं पूछा जाता है जनरली। 7वें नंबर पर क्या है, नहीं पूछना चाहिए। लेकिन अगर पूछ दे तब दिक्कत हो जाएगी। तो 11 मौलिक, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक तो ऐसा प्रश्न नहीं आया है, अभी तक नहीं आया। और ऐसा अगर आएगा तो हम मान के चलेंगे फिर स्तर बहुत गिर जाएगा एग्जाम का, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 1 नंबर में कौन है, 2 नंबर में कौन है। हाँ, अर्थशास्त्र में पूछ ही दिया है प्रश्न, सप्तांग सिद्धांत है इसका, कौटिल्य का, तब पूछा है कि 7वें नंबर पर कौन है, मित्र है। तो वो इसलिए पूछता है कि उसका डिफेंस में या डिफेंड वाला जो टॉपिक होता है उसमें प्रश्न आता है। तो एसएससी जनरल लेवल में कुछ भी पूछ सकता है, मानेंगे। लेकिन आपको 11 मौलिक कर्तव्य अगर सीक्वेंस में याद करने का ट्रिक हो तो सीक्वेंस में याद कर लो। ऐसे भी याद करोगे तो पहला से ही तो शुरू करोगे ना। कुछ कुछ तो 2-4 लाइन का है याद होगा, 2 लाइन का जो बड़ा बड़ा है उसको थोड़ा ट्रिकली याद करना है। तो याद कैसे करना है वो बताएंगे आपको, बस ट्रिक करके याद करना है, या याद करना है 2-4 बार 5 बार डेली देखते भी चलोगे याद हो जाएगा। मंत्र कोई कभी कोई याद किया है क्या, यानी मंत्र पढ़ते पढ़ते पूजा करते करते अपने आप, हनुमान चालीसा एक ही दिन बैठ के याद करना होता है क्या, 5 दिन 7 दिन 8 दिन पढ़ते 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 याद हो गया। हनुमान चालीसा का डॉक्टरेट डिग्री बरजे जी कब लेके बैठे हुए हैं, है कि नहीं। तो ध्यान रखना है। तो याद करने के लिए आपको क्या प्रयास चाहिए, डेली डेली रिवीजन करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि किताब भर गया, पूरा कॉपी भर गया, लाल कलम ब्लू कलम नीला कलम से लिख लिख के अंडरलाइन कर करके पढ़े हुए हैं और किताब में रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा याद करने का। ऑनलाइन वाले बच्चे भी अगर पहुंच सकते हैं बापू सभागार तो पहुंच सकते हैं, आज अच्छा प्रोग्राम है, अगर देखना है आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्लास के बाद अगर जा सकते हो तो जाइएगा, ठीक है। तो कल के सेक्शन में मिलते हैं, फिर अगले सेक्शन में मौलिक कर्तव्य का कुछ पार्ट वहां बचा हुआ है उसको हम वहां पर कवर कर लेंगे, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। हाँ, टेस्ट है, टेस्ट कभी भी लिया जा सकता है, टेस्ट तैयार है पीडीएफ भेज के। ये बरजेश जी को हमने छोड़ दिया है, जिस दिन पीडीएफ चला गया उस दिन क्लास में भी टेस्ट होगा, एनालाइज मैं करवा दूंगा। चलिए आज का सेशन नहीं छोड़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल